हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 15वां लेक्चर है जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद टॉपिक से संबंधित है। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस पॉलिटी के लेक्चर में कुछ नया ट्राई किए हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। इसमें हमने जो हाथ से बने अपनी नोट्स है उसको कवर किया है, उसको शामिल करके उसको हम कवर करेंगे ताकि हम बेसिक को क्लियर कर सकें। इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महेश वड़वाल सर की जो पुस्तक है उसमें प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न हल कराए गए हैं। तो कहीं कहीं जिसको पहले पढ़ना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट बाद में दिए हैं, या उसके प्रश्न बाद में दिए हैं, या फिर हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बाद में समझना होता है, इसलिए हम प्रश्न भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वो क्रमिक रूप से तो है, लेकिन उतना क्रमिक रूप से नहीं है कि कभी तो हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमें बाद में समझना पड़ता है। तो जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो प्रश्न तो आसानी से हल हो जाएंगे, लेकिन प्रश्न को हमें रटना नहीं है, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखना है। तो हम आज सबसे पहले इस टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इनकी क्या शक्तियाँ हैं, इनके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में महेश वड़वाल सर की जो पुस्तक है उससे जो प्रश्न कवर किए गए हैं उसको हम हल कर लेंगे। इससे हमारा होगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और एनसीईआरटी के प्रश्न भी हल हो जाएंगे, जिससे ये होगा कि एनसीईआरटी से जो भी प्रश्न आते हैं वो आपकी गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम टॉपिक को कवर करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का सबसे पहली बात तो कि संविधान में चर्चा कहाँ है, तो मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग संविधान में केवल 2 जगह हुआ है, 2 बार हुआ है। कहाँ? अनुच्छेद 74 में और अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो वहाँ एक बार मंत्रिपरिषद शब्द यूज हुआ है। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा अर्थात प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो केवल 2 बार मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है पूरे संविधान में। भले हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद ही सारे काम समितियां ये सब करती है, तो उसका विवरण अन्य रूपों में किया गया है, लेकिन जो ये नाम विशेष है ये केवल 2 ही बार चर्चा की गई है, अनुच्छेद 74 में और अनुच्छेद 75 में। उसी प्रकार मंत्रिमंडल की बात हम बार बार सुनते हैं कि जब हमारे यहाँ साधारण रूप से शासन प्रशासन चलता है तो उसमें मंत्रिमंडल की बात आती है। तो मंत्रिमंडल शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो केवल 1 बार प्रयोग हुआ। कहाँ? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। तो सलाह लेना अनिवार्य है किनका? मंत्रिमंडल का। किसे? राष्ट्रपति को। तो यही मंत्रिमंडल शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। वैसे तो हम देखते हैं सारा कार्य मंत्रिमंडल के सहायता से किया जाता है कुछ भी, लेकिन जो शब्द विशेष है वो उसकी चर्चा केवल 1 बार है संविधान में, अनुच्छेद 352 में। तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। इसकी चर्चा 2 बार की गई है। कहाँ? अनुच्छेद 74 में और 75 में। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इनमें राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी शामिल होते हैं। इनमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, उप मंत्री। उसी प्रकार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री शामिल होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो आकार में तो मंत्रिपरिषद बड़ा है और मंत्रिमंडल छोटा है, लेकिन शक्ति में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ अधिक हैं और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ कम हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को हम याद कर सकते हैं। जैसे एक हम गोला खींच लेते हैं, तो ये हमारा पूरा मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद हो गया। अभी मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं, और राज्य मंत्री शामिल हैं, और उप मंत्री शामिल हैं। तो ये हो गया अपना पूरा मंत्रिपरिषद, इसकी बात हो रही है। लेकिन इसी में मंत्रिमंडल, अगर हम इसको चौकोर खींच दें तो ये मंत्रिमंडल है जिसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 व्यक्ति ही मिलकर मंत्रिमंडल बना रहे हैं, जबकि इतने सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। यही 2 लोग
मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के बीच में से मंत्रिमंडल निकल के आता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में। तो ये आपको समझ आया कि आकार में तो मंत्रिपरिषद बड़ा है, लेकिन शक्ति में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनी मंत्रिमंडल। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जब कभी भी प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो वह मनमाने ढंग से नहीं करेगा। जैसे मंत्रिपरिषद का निर्धारण कौन करता है कि हमारे भाई मंत्रालय किन के पास होंगे, कौन कौन से होंगे और कितने विभाग किसे आवंटित किए जाएंगे। विभाग तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन नाम तो प्रधानमंत्री ही देता है। तो कितने लोगों को दे सकता है? तो पूरे आकार का 15% ही, अर्थात अगर मान लीजिए 550 सदस्य हैं तो उनका केवल 15% ही, 15% व्यक्ति ही अर्थात सांसद ही मंत्री बन सकते हैं। और ये कब जोड़ा गया? ये शुरू से ही था तो नहीं, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में करके यह प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो लोकसभा की कुल संख्या अर्थात जो 550 लोकसभा सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का केवल 15% ही मंत्रिपरिषद शामिल होंगे। अर्थात ये नहीं कि बहुत सारे मंत्रालय बहुत सारे लोगों को सौंप दिया गया है तो लगभग आधे से अधिक व्यक्ति मंत्री ही बन गए, नहीं, कुल सदस्यों का केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये आपको समझ आया? मंत्री परिषद के स्तर, जैसे हमने अभी देखा कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री और उप मंत्री। हमने अभी देखा मंत्रिपरिषद में ये 4 शामिल होते हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जिनके पास होता है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास होते हैं। ये अपने विभागों और मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय किनके पास है, विदेश मंत्रालय किनके पास है। जैसे हाल ही में कौन विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। तो कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। तो कहीं ना कहीं कि जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है जो राष्ट्रीय हित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित होते हैं। अर्थात जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो इन्हीं से मिलकर तो मंत्रिमंडल बनी है, तो इनका आना तो अनिवार्य है। और यहीं देखते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, ये कम महत्वपूर्ण होते हैं किनकी अपेक्षा? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रालय इनके पास भी होते हैं, लेकिन जो साधारण मंत्रालय होते हैं जैसे कोई परिवहन मंत्रालय, ये सब महल्ली मंत्रालय हो गया। जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, विभागीय मंत्रालय, कोई अलग विभाग से रिलेटेड हो गया, या फिर जो महत्वपूर्ण कम है, अपने अपने मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख होते, ये भी अपने होते कैबिनेट स्तर के मंत्री जैसे ही हैं, लेकिन क्योंकि कुछ मंत्रालय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, देश के लिए बहुत आवश्यक हैं और उनको कैबिनेट स्तर के मंत्री दिया जाता है। स्वतंत्र मंत्रालय इनके पास भी होता है, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण होते हैं जैसे खनन हो गया, अन्य हो गए, तो वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में होते हैं, राज्य मंत्री के पास। इन्हें जब बुलाया जाता है तभी उपस्थित होते हैं। जब ये मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो अगर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को बुलाया जाता है बैठकों में तो ये आते हैं, नहीं तो इनकी आना अनिवार्यता नहीं है। और वहीं जो सामान्य राज्य मंत्री होते हैं, ये इन्हें कोई स्वतंत्र मंत्रालय नहीं मिलता है। जैसे ये कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को जो मंत्रालय मिला है उनको सहायता देते हैं, जैसे अन्य मंत्रालयों के सहायक होते हैं, या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को कोई सहायता सलाह देते हैं, अर्थात उनमें सहायता करते हैं उप मंत्री के रूप में। बुलाए जाने पर बैठक में भाग लेते हैं, ये भी इन्हीं की तरह होते हैं, अगर बुलाए गए तो बैठक में भाग लेंगे, लेकिन इन्हें स्वतंत्र मंत्रालय नहीं मिलता है। ये जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय हैं या कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के मंत्रालय हैं, उनमें ये उप मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और जो उप मंत्री होते हैं, ये जैसे होता है ना कि जिसको हम छुटभैया नेता कहते हैं,
उसी प्रकार से ये भी इन्हें मंत्री बनाया जाता है, लेकिन ये उन्हीं के से संबंधित छोटे मोटे काम करते रहते हैं, सीखते हैं कि मंत्रालय में किस तरीके से काम किया जाता है। जब वो सदस्य बन जाते हैं, संसद सदस्य, तो एक मंत्री के रूप में किस तरीके से पदभार संभाला जाता है, क्या जिम्मेदारियां होती है, उसको सीखने के लिए ये अन्य मंत्रालयों से जुड़े होते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इनसे संबंधित कार्य करते हैं अगर इनमें से कोई इनको सहायता के लिए बोलता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सरकार की राजनीतिक व प्रशासनिक शक्तियों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अर्थात हमारे देश में हम जानते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो मंत्रिपरिषद ही करता है। ये नहीं कि सारे सांसद को बुला लिया और कोई कार्य करने लगे, नहीं, मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसी में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो चाहे वो राजनीतिक हों या प्रशासन से संबंधित हों, तो वो मुख्य अधिकारी होते हैं अर्थात उन्हीं के द्वारा ही कार्यों का लगभग संचालन किया जाता है। जब कोई बिल हो, जब कोई प्रस्ताव हो, तो उसमें सारे सदस्यों की आवश्यकता होती है, सांसदों की आवश्यकता होती है, नहीं तो साधारण कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। अब हम अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 74 में क्या है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह अर्थात परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। हमने ये देखा कि मंत्रिपरिषद की चर्चा दो जगह है, अनुच्छेद 74-75 में। तो 74 में क्या है, राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं तो कार्य करता नहीं, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो ये अधीनस्थ अधिकारी कौन है, हमने यही देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्य मंत्रिपरिषद के अनुसार होगा, अर्थात राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो उसको जो मंत्रिपरिषद सहायता या सलाह देगा कि नहीं आप देश के लिए ये काम करिए, ऐसे बोलिए, ये जो स्पीच तैयार करना हो किसी तरीके से, वह राष्ट्रपति एक प्रकार से माना जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह कार्य करता है, क्योंकि नाम मात्र का वो राष्ट्राध्यक्ष होता है। मूल शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में शामिल होती है ना। तो कार्य मंत्रिपरिषद के अनुसार करता है। जैसे सलाह गैर न्यायोचित हो सकते हैं, अर्थात न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे राष्ट्रपति को अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी कि आप इस तरीके से कार्य करिए, तो कोई व्यक्ति इस पर उंगली ये नहीं उठा सकता है कि आपने राष्ट्रपति को इस प्रकार की सलाह क्यों दी। तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि नहीं, जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने सलाह दी वो गलत है, उसके लिए हम न्यायालय जाएंगे, नहीं। वो किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, वो मंत्रिपरिषद इसके लिए स्वतंत्र है, वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। अर्थात उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा कि भाई आपने इस तरीके का सलाह क्यों दिया राष्ट्रपति को, ये अपनी सलाह के लिए वो स्वतंत्र है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम एक एक अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ते हैं, और नोट्स का अर्थ सिर्फ इतना हुआ, जैसे नॉलेज तो हमें हो ही जाता है, लेकिन क्रमिक नॉलेज जब होता है तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और हमें एक जिसको बोलते हैं ना तह से, तो तह करके हमें चीज़ें जब याद होती हैं तो हम जब प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो क्रमिक अध्ययन का यही एक महत्वपूर्ण लाभ होता है कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि क्रम से ही अध्ययन होता है। तो बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें शुरू से लेके, ऐसा नहीं है कि कठिन चीज़ें पहले ही हैं, सरल चीज़ें बाद में रखा जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, फिर एडवांस तक की चीज़ें आती हैं। तो जैसे अनुच्छेद 74 देखें, फिर 75 देखें, तो क्योंकि 2 बार मंत्रिपरिषद की ही चर्चा हुई है तो अनुच्छेद 74 देख लिए। अब 75 कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान, जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, या मंत्रिपरिषद दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसमें मंत्रिपरिषद की चर्चा इसी रूप में है कि मैक्सिमम 15% किसका, लोकसभा सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। और दल बदल के आधार पर अयोग्यता का अर्थ हुआ कि जो मंत्रिपरिषद यह अयोग्य होगा, ये निर्धारण कौन करेगा, जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करेगा। और किनका, मंत्रियों का या मंत्रिपरिषद का। तो आगे देखते हैं, इसमें है कि मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। वेतन भत्ते
संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। तो कभी प्रश्न पूछा जाए तो मंत्री शपथ कौन दिलाता है मंत्रियों को? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद द्वारा निर्धारित होता है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 77 में किसकी चर्चा की गई है। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन अनुच्छेद 77 के द्वारा, कि भारत सरकार कोई भी कार्यवाही करती है तो वो मंत्रियों के द्वारा होता है, नाम नहीं, क्योंकि भारत सरकार नाम आने से हम जान रहे हैं कि हमारे भारत सरकार में कौन कार्य कर रहा है, किसकी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व सरकार है, तो प्रतिनिधित्व किसका है और कौन से मंत्री हैं, उनकी सहायता से देश का शासन चलता है, तो कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री की कुछ कर्तव्य हैं कि जैसे राष्ट्र कोई विधायी कार्य हो या प्रशासनिक कार्य हो तो उन्हें राष्ट्रपति को बताना होगा कि भाई विधायी में ये कार्य किए गए हैं, प्रशासन के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये अनुच्छेद 78 में इसकी चर्चा की गई है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं, क्रमिक रूप से नहीं लिखे हैं क्योंकि हम अनुच्छेद रटते रह जाएंगे तो पूरा टॉपिक तो बच जाएगा ना। तो आर्टिकल 88 में क्या कहा गया है? सदन में मंत्रियों का अधिकार, क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? कि उन्होंने कहा कि दोनों सदनों के सदस्य दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किंतु मतदान केवल अपने ही सदन में कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों में भाग लेने वाले का अधिकार है। अर्थात देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है, अर्थात कोई मंत्री है या राज्यसभा से संबंधित कोई मंत्री है, तो अगर लोकसभा की बैठक हुई तो लोकसभा का जो सदस्य है वो तो बैठक में भाग लेगा ही, राज्यसभा का सदस्य भी बैठक में भाग लेगा। लेकिन जब यहाँ मतदान करने की बारी आएगी तो जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा में मतदान नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर राज्यसभा में किसी बिल पर चर्चा हो रही है तो राज्यसभा का सदस्य तो उसमें शामिल होगा ही, लोकसभा का सदस्य भी चर्चा में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर मतदान होगा तो लोकसभा का सदस्य उसमें मतदान नहीं करेगा, केवल राज्यसभा का करेगा। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन हो जाता है, हम देखते हैं साधारण विधेयकों पर कभी कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन होने से ही पता चल रहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। और इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो हमने पढ़ा है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कोई भी विधेयक फिर साधारण विधेयक से साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत का अर्थ क्या हुआ? आधे से अधिक, अर्थात आधे से एक ही, मतलब एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम एक अधिक हो, तो वही हो गया साधारण बहुमत। तो इसमें यह नहीं कि अब लोकसभा कोई भी बिल पर, क्योंकि अब दोनों में अंतर ही नहीं है, तो बस दोनों में से 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अब किसने किस में ज़्यादा वोट दिया, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मंत्रियों के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की जाती है। हम कई बार देखते हैं कि मंत्रियों के सामूहिक रूप से कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और व्यक्तिगत रूप से। तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति, अर्थात अपना विश्वास मत बनाए रखने के लिए उन्हें लोकसभा को बनाए रखना आवश्यक। भाई लोकसभा रहेगी तभी तो मंत्री रहेंगे, जब लोकसभा में बहुमत ही नहीं होगा तो मंत्री कैसे रहेंगे? उसी प्रकार जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर त्यागपत्र दे देंगे, उनका दायित्व है कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा कि मंत्रियों के प्रति जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव भाई विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा के विघटन की सलाह भी देते हैं, तो उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जब कभी लोकसभा का विघटन करना हो, जो कि कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इसकी सलाह देना सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है और मंत्रिमंडल का निर्णय सर्वमान्य होता है। बात मंत्रिपरिषद की हो रही है, लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद यहाँ पे सब जगह आएगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री निर्णय लेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रत्येक मंत्री का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है। ये क्या होता है व्यक्तिगत? अर्थात यदि किसी को कोई मंत्रालय दे दिया गया है तो उस मंत्रालय पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। अगर कहीं किसी तरीके की कोई गलती पाई जाती है, कोई कमी आती है, तो राष्ट्रपति
उससे उसे हटा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो उसका मंत्री पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रति उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है प्रत्येक मंत्री का अपने अपने मंत्रालय के लिए। यहाँ पे है कि कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, अर्थात ये नहीं कि कोई कानूनी है, ये परंपरागत रूप से ऐसा है, कहीं लिखा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति के प्रति ऐसा उत्तरदायित्व है। जब हम प्रक्रिया में आते हैं तब हमें लगता है कि अगर कोई मंत्री अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं करेगा तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, उसे यह अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये इसको कोई संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि उसका उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये महेश बड़वाल सर की जो एनसीईआरटी से हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमें कितना याद होता है अगर अनुच्छेद से संबंधित कोई भी प्रावधान है। तो यहाँ पे है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी हमने देखा था अनुच्छेद 75 के तहत कि मंत्री जो मंत्रिपरिषद होगा उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, अर्थात केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जबकि राष्ट्र का प्रमुख हमने देखा था वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो सरकार में प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमने अभी भी देखा कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो उसी में तो प्रधानमंत्री वो होता है जो मंत्रियों में सर्वोच्च हो, मंत्रियों में भी महामंत्री जिसे बोल सकते हैं, वही प्रधानमंत्री होता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब ये किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है, उसमें जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, जैसे कोई भी पार्टी या कोई भी जब बहुमत दल बना लेता है, इसके बाद उसका जो प्रमुख नेता होता है वो उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हम याद रखेंगे कि 25 वर्ष, अर्थात हम चलिए यहाँ 3 फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे जो ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने की 18 वर्ष। ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने की, जो हम देखते हैं ना पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव 21 वर्ष का व्यक्ति लड़ सकता है। वहीं राज्य विधान जो मंडल होते हैं या राज्य विधानसभा होती है, और संसद में लोकसभा, राज्य विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ने या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आवश्यक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो ये अंतर आप याद रखिएगा। वोट देने की आयु 18 वर्ष, ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष, और राज्य विधानसभा और केंद्रीय लोकसभा में चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष। तो वही तो प्रधानमंत्री वही बन जाएंगे ना उसी में से। और जो राज्यसभा है उसके सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष है। और आगे हम राष्ट्रपति का देखे ही हैं कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो आयु आप अंतर याद रखिएगा। तो उसी में क्योंकि हम देखते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री तो उसी में से आता है, तो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति केवल लोकसभा से आता है, वो अर्थात उसका सदस्य बनने की योग्यता रखे, वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे। लेकिन वही केंद्र में जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा से भी आ सकता है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा से भी आ सकता है चुनकर जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। लेकिन अगर उच्च सदन का वो सदस्य है तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो वह उस पर वोट नहीं करेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है और प्रधानमंत्री तो लोकसभा का सदस्य है ही नहीं ना। और हमने पढ़ा है कि जो उसका सदस्य नहीं होगा वो उसमें मतदान नहीं करेगा, चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। आगे यहाँ है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। अर्थात जो राष्ट्रपति होता है वो तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, मुख्य शक्तियां तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। अर्थात वो जैसे ऑफिशियल कोई नाम होता है तो वो राष्ट्रपति का नाम आएगा, लेकिन वास्तविक रूप से कार्य कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, यहाँ पे है लोकसभा
में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। अर्थात इसकी क्या अर्थ है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कभी भी लगे लोकसभा सदस्यों को कि जो सरकार में है उनमें खुद में विश्वास नहीं है, अर्थात बहुमत नहीं है, तो उनके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति कहे नहीं मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा, नहीं, कम से कम 50 व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 व्यक्ति उसके लिए बोलें कि नहीं, 50 व्यक्ति आकर साथ में बोलें कि नहीं सरकार में बहुमत नहीं है और हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो वो अविश्वास प्रस्ताव 50 व्यक्तियों के द्वारा ही लाया जा सकता है। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 50। ये नहीं 2-4 व्यक्ति कहें कि भाई सरकार में, विपक्षी दल कोई कहे कि सरकार में तो भाई बहुमत नहीं है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नहीं, कम से कम 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए लोकसभा से कि जो बोलें कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, इनमें बहुमत नहीं है। आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा। राज्यसभा का प्रधानमंत्री, अर्थात ये है कि जैसे प्रधानमंत्री वर्तमान में हम देखते हैं 2023 में कि हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोकसभा से चुनकर आए हैं। उनकी संसदीय सीट क्या है? तो वाराणसी है, तो वो बनारस से चुन के आए हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे, अर्थात वो सदस्य राज्यसभा से थे और प्रधानमंत्री पद पर थे। तो मुख्यतः प्रधानमंत्री जो बने हैं वो लोकसभा से ही सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा से भी चुनकर आके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, सामान्यतः तो लोकसभा से ही होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण बताता है। हम अभी देख रहे हैं कि अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, उसका आकार कैसा होगा, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा। उत्तरदायित्व यही है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है कि जो भी वो राष्ट्रपति को सलाह देगा उसको वो किसी कानूनी दायरे में नहीं आएगा कि आपने राष्ट्रपति की सलाह क्यों दी, उनका आकार कैसा होगा, इसकी बात की गई है। आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में। फ्रेंड्स यही देखिए, जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं तो जो प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था कि मंत्रियों का आकार कुल सदस्यों का कितना हो सकता है? तो 15%। जैसे हमने देखा लोकसभा का 550 है, तो उसका केवल 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। तो ये 15% का प्रावधान कहाँ किया गया था? क्या शुरू से था? तो नहीं, 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया और प्रावधान किया गया कि मैक्सिमम, कम से कम मैक्सिमम 15% व्यक्ति ही, अर्थात संसद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। ये नहीं कि लोकसभा में जितने सदस्य सबको मंत्रालय सौंप दिया जाए, नहीं, केवल 15% सांसदों को ही मंत्रालय सौंपे जाएंगे। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में करके जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। यहाँ है कि संसद सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है? 6 माह तक। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति का अर्थ यह हुआ कि उसने चुनाव नहीं लड़ा है और वो कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, और 6 माह तक प्रधानमंत्री भी बना रह सकता है। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 6 माह तक वो किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए प्रधानमंत्री तक बन सकता है। हाँ, लेकिन 6 माह के भीतर उसे अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो वो उस पद से हट जाएगा। तो मंत्री भी बन सकता है, किसी भी व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हैं, चाहे कोई भी
मंत्रालय दे दीजिए, केंद्रीय मंत्रालय में, चाहे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय दीजिए, लेकिन 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता जरूर ग्रहण करनी होगी, चाहे लोकसभा से आए फिर चाहे राज्यसभा से आए। नहीं तो 6 माह में उसकी सदस्य जिस पद पे है वह पद से समाप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर की बात की गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, फिर उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। हमने यहाँ संसद भले लिखा है, लेकिन संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, तो नहीं। जो मंत्रिपरिषद अक्सर हम देखते हैं लोकसभा के सदस्यों को ही बनाया जाता है, राज्यसभा के भी सदस्यों को बनाया जाता है, तो उनका उत्तरदायित्व संसद के प्रति, क्योंकि भंग कौन होता है? लोकसभा भंग होती है, तो उनका मुख्य उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति ही होता है। आगे देखते हैं, यहाँ संसद भले लिखा है, लेकिन अगर संसद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ऑप्शन में है तो आप लोग लोकसभा लगाइएगा। वहाँ पे संसद नहीं इंपॉर्टेंट है। जब लोकसभा नहीं दिया होगा तो आप संसद लगाइएगा, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की बात आएगी तो वह लोकसभा के प्रति मुख्य रूप से होता है। जब लोकसभा अलग से नहीं दिया होगा तब हम संसद लगाएंगे। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य कार्यपालिका शक्ति, यहाँ पे है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अर्थात ये हुआ कि राज्य इसी तरीके से कार्य करेंगे कि ये नहीं कि कोई मतभेद हो जाए, केंद्रीय कार्य कोई हो रहा है तो राज्यों कि किसी कार्य में मतभेद बार बार हो, क्योंकि भाई केंद्र भी कार्य करते हैं देश के प्रति, राज्य भी अपने राज्यों में रह के देश के प्रति ही कार्य करते हैं, देखिए देश के एक हिस्से के रूप में। तो अगर उनमें कोई विवाद होता है तो ये विवाद को आप अलग करके ही रखा जाएगा, कि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, कोई कार्य हो तो ये नहीं कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो उनका विवाद हो जाए केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पर। यहाँ पे लिखा है लाभ का पद का निर्धारण संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई पद लाभ का पद है, इसका निर्धारण संसद में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल करती है। ये पद राज्य विधानमंडल का पद है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी जो मंत्रालय होता है लाभ, जो भी कोई सदस्य होते हैं वो पद लाभ के पद नहीं होते हैं, या कोई जैसे उपराष्ट्रपति हो गया तो ये लाभ का पद नहीं है। जो सम्मानीय पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं होते हैं। लाभ के पद होते हैं कि जब आप किसी कोई संस्था है या कोई ट्रस्ट है, आप उसके कोई सदस्य हैं, तो ये लाभ का पद है जहाँ लाभ प्राप्त हो। तो इसका निर्धारण संसद में संसद करता है और राज्यों में राज्य विधानमंडल करता है। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो वह विधायिका के अधीन कार्य करती है। विधायिका अर्थात जो विधियां बनाती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। अधीन का अर्थ हुआ कि जैसे कोई कार्यपालिका क्या करती है, जो कानून नियम है उसी को लागू करती है। तो कानून नियम कौन बनाता है? तो विधायिका बनाती है। तो विधायिका जो भी कानून बना के देगी कार्यपालिका उसको लागू करेगी, तो कहीं ना कहीं वह विधायिका के अधीन है कार्यपालिका। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? फ्रेंड्स यहाँ एक फैक्ट है, हम इसको देख लेते हैं कि नेहरू की कैबिनेट अर्थात जब ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जब इनका कैबिनेट था तो कैलाश नाथ काटजू को पहले गृह मंत्री बनाया गया था और बाद में उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि किसी मंत्री को गृह मंत्रालय बनाया गया, तो उसमें पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, अर्थात ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनके कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे थे उन्हें रक्षा मंत्रालय दे दिए गए। तो कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। यहाँ नोट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी हैं। षणमुगम चेट्टी, तो आप ये याद रखिएगा कि प्रथम वित्त मंत्री, जैसे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, हमने देखा कि निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वैसे ही जो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो श्री आर के षणमुगम चेट्टी। दक्षिण भारतीय नाम है तो थोड़ा लगेगा कि हम लोग की जबान टूटती नहीं उत्तर भारतीय की, बाकी नाम नहीं कठिन होते हैं, बस क्योंकि जैसे
कोई भी भाषा नहीं कठिन होती है, हमारी उसमें आदत नहीं होती, इसलिए मुझे वो कठिन लगती है, और कोई बड़ी बात नहीं होती। आगे देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे, जो ये हमारे देश के दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। वैसे तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो कौन बने प्रधानमंत्री? तो लाल बहादुर शास्त्री बने। फिर हमारे देश में चीन युद्ध हो रहा था, जब 62 में चीन युद्ध हुआ, भारत और चीन युद्ध हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जब 65 में भारत और पाकिस्तान वार हुआ, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए असगाबाद गए थे। तो इसके बाद वहीं पे उनकी आकस्मिक निधन हो गया। तो यही पूछा गया है, वो वहाँ से लौटे नहीं दोबारा। अब किस आज भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री की आखिर मृत्यु कैसे हुई, लेकिन आकस्मिक निधन की बात आए तो लाल बहादुर शास्त्री का। इन्हें हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ये बहुत डाउन टू अर्थ प्रधानमंत्री माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। ये जैसे ही प्रधानमंत्री बने तैसे ही इनको इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए कभी संसद में पहुंच ही नहीं पाए। आगे देखते हैं। संविधान के किस ये फैक्ट है, याद रखिएगा इसको, कि कौन नहीं पहुंच पाए? तो चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इनकी बहुत कम समय तक सरकार ही रही तो पहुंच ही नहीं मिला। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? हमने अभी भी पढ़ा था ना कि मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74-75 में, मंत्रिमंडल का केवल अनुच्छेद 352 में। 352 में क्या है? जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से पूछना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं। यहाँ श्वेत पत्र का क्या अर्थ है? फैक्ट है कि भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। जैसे कोई आधिकारिक दस्तावेज होता है तो वो श्वेत पत्र के नाम से जारी किया जाता है। यहाँ पे है फैक्ट है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाला स्वामी आयंगर। ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि जो संघीय मंत्रिमंडल है, ये जो हम देखते हैं कि किस तरीके से 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, और उसमें भी जो मंत्रिमंडल में अर्थात कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर का नाम आते ही आप लोग को याद आना चाहिए कि जो प्रमुख मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब मुख्य मंत्रालय हैं, तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो इनके लिए प्रतिवेदन गोपाला स्वामी अयंगर द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में कुछ अंतर दिया गया है, तो चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हमने आगे पढ़ा ही है, बस हमें रिवाइज करना है। केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री हमने पढ़ा था, पीएम। और मंत्रिपरिषद में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में हमने अभी पढ़ा था। और यहाँ पे है कि ये मंत्रिमंडल का प्रावधान शुरू से ही नहीं था, 44वां संविधान संशोधन करके वर्ष अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ये इसलिए जोड़ा गया कि जब हमारे देश में जब 3 साल तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू था और 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें लगभग एक बहुत मनमाने ढंग से संशोधन कर दिया गया। और जो ये 3 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल लागू था, इसमें देश में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए। तो ये देखा गया कि मनमाने ढंग से राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का प्रयोग किया। तो जब पहली केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई, जिसे हम जानते हैं कि मोरारजी देसाई सरकार बोलते हैं, जनता पार्टी की सरकार जिसे कहते हैं, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले यही 44वां संविधान संशोधन लाए। उन्होंने कहा 2-3
प्रावधान किए गए, हम कभी पढ़ेंगे कि 44वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये 42वें संविधान संशोधन से ही संबंधित है। तो हम इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 52 में पहले प्रावधान नहीं था, फिर 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार ने ये मेंशन किया कि जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप राष्ट्रीय आपात लागू करें, क्योंकि किस आधार पर लगा था, तो आंतरिक अशांति के आधार पर 3 वर्ष तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। तो इसमें यह हुआ कि आंतरिक अशांति आखिर है क्या कहीं दंगा हो गया तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देंगे, क्योंकि आंतरिक अशांति तो वो भी है। तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया, आंतरिक अशांति को हटाया गया और डाला गया सशस्त्र विद्रोह, अर्थात जब वह कोई भी अशांति तो हो लेकिन वो सशस्त्र के रूप में हो, कि वहाँ पे वेपन्स का यूज हो गया है या बड़े स्तर पे कुछ हो रहा है और वहाँ पे अस्त्र शस्त्र का यूज हो रहा है या वेपन्स, तो वहाँ पे दंगे तो हों, लेकिन साधारण ये नहीं कि कहीं छोटा मोटा दंगा हुआ और आंतरिक अशांति के आधार पर आप राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दें, नहीं। उसके लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसको आप लोग याद रखिएगा। ये 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लागू होता है? 3 आधारों पर। पहला तो आंतरिक अशांति पहले था, जो कि 44वां संविधान संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरा, युद्ध कहीं हो रहा हो और हमें लगे कि खतरा है तब, और यह बाह्य आक्रमण हमारे देश पे खुद ही हो जाए, जैसे हम बहुत सारे विरोधी देश हमारे देश में हैं जो हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। 3 स्थितियों में लागू होगा। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह है 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, और इसमें यह भी मेंशन किया गया कि जो राष्ट्रपति निर्णय लेगा उसमें मंत्रिमंडल की सलाह लेना अनिवार्य कर दिया। ये नहीं कि प्रधानमंत्री कहे और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू कर दे, नहीं, मंत्रिमंडल से पूछ के ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा राष्ट्रपति। तो संविधान के मूल पाठ में ये नहीं था। मूल पाठ का अर्थ यह हुआ जो संविधान लागू हुआ उस समय नहीं था। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात क्योंकि इसमें हम देखते हैं मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथ साथ स्वतंत्र मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य प्रभार के मंत्री भी शामिल होते हैं। तो ये भी कार्य केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हीं के आसपास करते हैं, जो स्वतंत्र मंत्री होते हैं। और व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है, अर्थात जो मंत्रिपरिषद में निर्णय लिए जाते हैं, जो हम देखते हैं कि राज्य मंत्री शामिल हैं, उप मंत्री शामिल हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। मुख्य शक्तियाँ तो मंत्रिपरिषद में भी कैबिनेट के पास होती हैं और मंत्रिमंडल में तो कैबिनेट के पास होती ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद में भी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट स्तर के मंत्री ही करते हैं। यहाँ पे है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रालय के ही तो मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब उनका निर्णय जो होगा वो ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, ये कार्य करेंगे। तो मंत्रिमंडल की सलाह क्योंकि सहायता के लिए ही तो ये राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री शामिल किए गए हैं। और आगे है कि मंत्रिमंडल में नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है, निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। अर्थात सीधे रूप से कोई भी कैबिनेट मंत्री सारे काम अकेले नहीं करता, वो उप मंत्रियों की सहायता भी लेता है, उन्हें सलाह देता है कि आप इस तरीके से कार्य करिएगा। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिपरिषद बनी है वो ज़्यादा लोगों का समूह है और कम अधिकारों का समूह है, लेकिन मंत्रिमंडल है कम लोगों का समूह है लेकिन अधिक अधिकारों के साथ है। तो आप लोग इसमें अंतर याद रखिएगा कि कभी कभी तो जो संसदीय सरकार की व्यवस्था होती है उसे कैबिनेट शासन कहा जाता है, कि मुख्यतः शासन तो कैबिनेट लोग ही करते हैं। ये जो सांसद सदस्य हैं या और मंत्री हैं इनका तो केवल नाम मात्र का है, अर्थात जिन्हें हम किचन कैबिनेट कहते हैं। किचन में अर्थात जो पूरी शासन व्यवस्था है वही कैबिनेट मंत्रियों के आसपास ही चलती है।
आगे है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने अभी वही प्रश्न में देखा था कि अगर लोकसभा लिखा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ऑप्शन में हो लोकसभा, राज्यसभा और संसद। तो ये संसद को वरीयता तब मत दीजिएगा, तब यहाँ पे लोकसभा, अगर लोकसभा लिख उठा तो लोकसभा ही रहेगा। जब लोकसभा नहीं लिखा होगा, राज्यसभा या फिर और कुछ होगा, तब आप संसद लगाइएगा। तो ये हमारा आज का मंत्रिपरिषद का टॉपिक था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिन पर दिन जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चलती है वो इन्हीं के आसपास चलती है, तो हमें इसके बारे में जानना भी जरूरी था। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक